नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिप्रवार लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके के 50 वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और दो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस तरह की क्लास डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रतिदिन 50 वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास अपलोड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा खैबर दर्रा। आपको याद रखना है कि आर्यों ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, जो दो सागर होते हैं उन्हें मिलाने वाली जो संकरी जलधारा होती है उसे जलडमरू मध्य कहा जाता है। यानी कि आपको याद रखना है कि दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा ही जलडमरू मध्य कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि जिब्राल्टर जलसंधि कहलाती है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था, जिसे प्यार से लोग खानी बाबा भी कहते थे। अगला है, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया? तो वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर है? तो यह नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बना था तो 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और इसी आंदोलन का विरोध करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। इसी आंदोलन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर दिया गया था? तो 1942 में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये था फैजपुर अधिवेशन। यानी कि आपको याद रखना है कि वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी और डॉक्टर सर्वपल्ली ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति के लिए 14 दिनों तक रोक सकती है। यानी कि राज्यसभा को है धन विधेयक को रोकने की शक्ति 14 दिन की होती है, और यदि वे 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित नहीं करती तो अगले दिन से वह अपना विधेयक पारित मान लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था?
तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि भारत में बहुत सारे दल निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो यह था 65वां संविधान संशोधन, यानी कि आपको याद रखना है कि 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 1952 में किया गया था। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। अगला है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और मेरियाना गर्त दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। अगला है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्रफल पर वनों का आवरण होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? तो दोस्तों अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, दोस्तों यहाँ पर 3 × 8 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन ठीक कर देता हूँ, निकल गया था पेन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना कि इसको कहा जाता है रेक्टिफायर, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। प्रतिरोध नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती के ज्वाला है उसके आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि आकार वही रहेगा। कपूर को छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो दोस्तों कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को गैल्वनाइजिंग कहा जाता है, यानी कि जिंक को कहते हैं दोस्तों जस्ता, ठीक है, यानी कि लोहे पर जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है तो उसे गैल्वनाइजिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कार्बन क्या है दोस्तों? तो कार्बन एक अधातु है। ये सारे क्वेश्चन मैं सब सब्जेक्ट से लेकर आया हूँ।
चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, और आपका चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल पर क्या प्रभाव डालता है? तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो जल को कीटाणु रहित बना देता है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं उगते उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधे अनावृत बीजी कहलाते हैं। यानी कि अनावृत बीजी वे पौधे होते हैं जिन पर बीज तो बनते हैं किंतु उन पर पुष्प नहीं उगते। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला है दोस्तों, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम थियासाइनेंसिस है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य की त्वचा सबसे लंबी होती है तो कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ये होती तलवे पे, यानी कि जो तलवा होता है वहाँ पर मनुष्य की त्वचा सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों ये था हमारी आज का अंतिम क्वेश्चन, और मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में क्यों लेकर आता हूँ। तो देखिए वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन लाने का सीधा मेरा मकसद ये है कि वन लाइनर फॉर्म में आप कम से कम मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप देखिए इस समय 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है और आपने 11 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए। अगर यही मैं इसमें ऑप्शन लेकर आता तो आप इसको 11 मिनट में नहीं कर पाते, कम से कम ये क्लास आधे घंटे की जाती। तो इसलिए दोस्तों मेरा मकसद ये है कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ऐसी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों अगर ऐसी ही क्लास पानी चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।